पेट दर्द, बहुत प्रेशर आ रहा है, बाथरूम जाता हूँ। पेट हल्का हो गया, पूरा रिलीफ मिल गया, पूरा मल त्याग कर दिया मैंने। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल पे तो सर ने कुछ और दिखाया और हम जब वीडियो पे आए तो सर कहाँ ये मल मूत्र करते हुए दिखा रहे हैं, कहाँ बाथरूम जा रहे हैं, बाथरूम से निकल रहे हैं, ये सब दिखा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो विषय जो है वो मल मूत्र त्याग से रिलेटेड है। इसीलिए मैंने उदाहरण के तौर पर आपको दिखाया, आगे मैं समझाऊंगा डिटेल से। ठीक है, तो आप लोग गलत वीडियो पर नहीं आए हैं, बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो मैंने ये दिखाया छोटा सा एग्जाम्पल लेकर, आगे मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र पर लगभग 6 संप्रदाय हैं और सभी 6 संप्रदाय पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। और उसी के साथ साथ जो काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, इन सभी पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर काव्य शास्त्र वाले सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं। आज से हम लोग इस वीडियो से पाश्चात्य काव्य शास्त्र का शुभारंभ करेंगे और पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो दार्शनिक है, जो फिलोसोफर है, उन पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग अरस्तु पर बात करेंगे। अरस्तु से तो आप सभी परिचित ही होंगे, वो हिंदी साहित्य वाले भी और बाकी जो पॉलिटिकल साइंस वाले, हिस्ट्री वाले भी उनसे परिचित होंगे, इवन इंग्लिश वाले भी उनसे परिचित होंगे। सभी विषय पर उनको पढ़ाया जाता है, उनका फिलोसॉफी हमें, उनका थ्योरी हमें पढ़ने को मिलता है। तो आज हम लोग अरस्तु पर बात करेंगे। अरस्तु ने काव्य को लेकर, साहित्य को लेकर, कला को लेकर क्या सिद्धांत दिए, उस पर चर्चा करेंगे। वैसे तो अरस्तु पर वीडियो बनाने से पहले मुझे प्लेटो पर बनाना चाहिए था, लेकिन आप सभी का डिमांड जो है वो अरस्तु पर पहले आया और यह सही भी है, क्योंकि प्लेटो से अधिक संभावना जो है प्रश्न पूछने की वो अरस्तु रहता है, क्योंकि अरस्तु का पलड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारी है। आई मीन टू से कि ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेटो के तुलना में। वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। और प्लेटो पर प्लेटो का जो आदर्शवाद का जो सिद्धांत है, मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स की इस वीडियो पर पहले डिमांड थी, उनका एग्जाम है, परीक्षा है, तो मैं जल्द जल्द करके ये वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूं। तो अरस्तु का, वैसे अरस्तु के सिद्धांत की बात करें तो कई सारे सिद्धांत है अरस्तु के। उन्होंने लगभग 400 से अधिक ग्रंथ लिखे और उस 400 से अधिक ग्रंथ में न जाने कितने सिद्धांत होंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग साहित्य, कला, काव्य की दृष्टि से जो उनके सिद्धांत हैं उस पर चर्चा करेंगे। और साहित्य कला की दृष्टि से उनके सिद्धांत को देखें तो 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। त्रासदी का सिद्धांत, त्रासदी मतलब ट्रेजेडी का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। वैसे मैंने सोचा था कि इस वीडियो में जो अरस्तु है उनके अनुकरण सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत, दोनों सिद्धांत पर मैं चर्चा करूं, लेकिन जब मैंने इस पर रिसर्च किया, इस पर नोट्स तैयार किया, तो एक ही सिद्धांत जो है बहुत लंबा हो गया। तो एज यू नो कि ज्यादा अगर लॉन्ग वीडियो होगा तो यूट्यूब के एल्गोरिदम में या फिर व्यूअर्स जो है वो ज्यादा देखते नहीं है, उनको शॉर्ट्स वीडियो चाहिए होता है। तो मैं क्या करूंगा कि सेपरेटली बनाऊंगा। आज हम लोग अरस्तु के विरेचन सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। किसी अन्य वीडियो पर हम लोग उनके अनुकरण सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे। और लगभग आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। हम लोग जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जितने भी दार्शनिक है, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, हम लोग सब पर चर्चा करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को काव्य शास्त्र और खास करके पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है वो बहुत कठिन लगती है।
अगर ठीक तरीके से ना समझा जाए तो कठिन है भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं है, लेकिन सही तरीके से इसको पढ़े तो फिर मुझे लगता है कि इससे आसान विषय भी कुछ नहीं है। तो अरस्तु का विरेचन का सिद्धांत हो सकता है आपको आज से पहले कठिन लग रहा था, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं आज का ये वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि अरस्तु का विरेचन सिद्धांत जो है वो कठिन विषय है। यहां तक कि मैं दावा कर सकता हूं कि आप लोग ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं। मैं इतने आसान तरीके से आपको विरेचन का सिद्धांत समझा दूंगा। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब यहां एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, अब हम लोग अरस्तु के 3 सिद्धांत हमें पढ़ना है, त्रासदी का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और विरेचन का सिद्धांत। लेकिन आज मैं जो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं वो इंट्रोडक्शन सेम रहेगा। कल को अगर मैं आपको त्रासदी का सिद्धांत भी पढ़ाऊंगा, अनुकरण का सिद्धांत भी पढ़ाऊंगा, तो आप इसी इंट्रोडक्शन को लिख दीजिए। तो ये आपका एक तीर से 3 निशान हो रही है। तीनों सिद्धांत के लिए आप इसी इंट्रोडक्शन को लिखिए। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे क्या? ऑब्वियसली हम लोग अरस्तु के बारे में लिखेंगे, तो इसको लिखिए। बाकी सिद्धांत को आपको बदलते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखिए। प्रस्तावना में आप अरस्तु के बारे में लिखिए कि अरस्तु का जन्म जो है 384 384 ईसा पूर्व मकदुनिया में हुआ। मकदुनिया में भी एक समृद्ध परिवार में हुआ। मकदुनिया कहां है? यूनान में है, ठीक है। समृद्ध परिवार मतलब कि ठीक ठाक परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके जो पिता थे वो जो मकदुनिया के राज दरबारी, मकदुनिया का जो राजा था उसके राज दरबारी चिकित्सक थे। चिकित्सक थे मतलब डॉक्टर थे, ठीक है, डॉक्टर थे। अरस्तु को हम लोग हिंदी में अरस्तु के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका यूनानी में नाम क्या है? इनका यूनानी में नाम है अरिस्टोटेलस, और अंग्रेजी में हम लोग एरिस्टोटल भी कहते हैं, ठीक है। तो 384 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ, मकदुनिया में हुआ, एक समृद्ध परिवार में हुआ। इनके पिताजी जो थे वो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, आयुर्वेदा डॉक्टर थे यूनान के, ठीक है। और 368 ईसा पूर्व, अब देखिए यहां पे ईसा पूर्व आपको पता ही होगा कि डेट जो है वो उल्टा चलता है, ठीक है। अब बिफोर क्राइस्ट उल्टा चलता है, आफ्टर एडी जो एडी है वो सीधा चलता है, आपको पता होगा। 368 ईसा पूर्व अरस्तु जो है अपने उच्च शिक्षा के लिए, अपने हायर एजुकेशन के लिए एथेंस चले जाते हैं। एथेंस चले जाते हैं। एथेंस भी यूनान का ही हिस्सा है। मकदुनिया से वो कहां चले जाते हैं? एथेंस चले जाते हैं। और वहां उनकी भेंट उनके गुरु से होती है। और उनके गुरु कौन थे? आप सभी को पता है, उनके गुरु थे प्लेटो। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एरिस्टोटल को पढ़ने से पहले, अरस्तु को पढ़ने से पहले हमें प्लेटो को पढ़ना चाहिए था, प्लेटो को समझना चाहिए था, लेकिन डिमांड आप लोगों की इस टॉपिक पर ज्यादा थी, इसलिए पहले मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। क्यों? लेकिन यहां हम लोग प्लेटो को भी समझते चलेंगे, क्योंकि प्लेटो को समझे बिना अरस्तु के सिद्धांत को समझना असंभव सा है, ठीक है। तो एथेंस में वहां उनकी भेंट जो है वो उनके गुरु प्लेटो से हो जाती है। वहां पर प्लेटो ने अपना एक विद्यापीठ खोला था, विद्यापीठ अब स्कूल, ठीक है। तो अरस्तु क्या करते हैं, वहां जाकर उन्हीं के विद्यापीठ में अपना दाखिला करा लेते हैं, एडमिशन करा लेते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे विचारक थे, दार्शनिक थे। तो अक्सर दोनों किसी विषय पर चर्चा किया करते थे, वाद विवाद किया करते थे। वाद विवाद मतलब विनम्रता पूर्वक वाद विवाद किया करते थे, चर्चा किया करते थे। जो अरस्तु थे ये एक बहुत ही मेधावी छात्र थे। मेधावी छात्र मतलब बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अरस्तु को ऐसा लगा कि जब प्लेटो का निधन हो जाता है, प्लेटो की मृत्यु हो जाती है, तो अरस्तु को ऐसा लगा था कि मैं तो यहाँ का बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हूं, तो मुझे यहाँ का इस विद्यापीठ का आचार्य बनाया जाएगा। लेकिन
जब 347 ईसा पूर्व प्लेटो का निधन हो जाता है तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता से मतलब कि अरस्तु को वहां का आचार्य नहीं बनाया जाता। इसके पीछे कारण लोग ये बताते हैं कि आप जो है वो एथेंस के नहीं है, आप दूसरे जगह के हैं, इसलिए आपको यहाँ का, आप यहाँ के निवासी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ का आचार्य नहीं बनाया जा सकता। वो निराश होकर वापस लौट आते हैं। जब वो वापस लौट आते हैं तो वहां का जो प्रसिद्ध राजकुमार था सिकंदर, सिकंदर से तो आप सब परिचित होंगे। तो सिकंदर के पिताजी ने अरस्तु को सिकंदर का गुरु बना दिया। हालांकि सिकंदर से आप सभी वाकिफ हैं, वो उसका पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन नहीं लगता था, वो राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी रखता था, नीति शास्त्र पर ज्यादा रखता था, ठीक है। तो फिर भी अरस्तु उनके गुरु बने। तो इसके लिए अरस्तु को खूब धन दौलत दिया गया, ठीक है, बहुत सारे पैसे दिए गए। उनकी विवाह भी एक समृद्ध अमीर घराने में हुई थी, तो दहेज के तौर पर उनको बहुत सारा धन संपत्ति दिया गया। तो अच्छा खासा धन संपत्ति उनके पास था। तो बाद में जब उन्होंने देखा कि जो सिकंदर है वो तो मार काट लड़ाई झगड़े की ज्यादा बात करता है, राजनीति की बात करता है, राज की बात करता है, तो ज्ञान विज्ञान से इसका इतना संबंध नहीं है, तो अरस्तु क्या करते हैं कि वो एथेंस फिर चले जाते हैं और लगभग 335 ईसा पूर्व में वो एथेंस जाते हैं और एथेंस के समीप वो अपना ही एक विद्यापीठ खोलते हैं, अपना एक विद्यालय विद्यापीठ खोलते हैं और जिसका नाम रखते हैं अपोलो, ठीक है। तो वो विद्यापीठ खोलते हैं। लेकिन जैसे ही 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, जो उनके जो राजकुमार थे या शिष्य था, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो एथेंस में विद्यापीठ चलाना उनके लिए दुभर हो जाता है, ठीक है। कारण ये उनको एथेंस छोड़कर वापस आना पड़ता है और कारण ये बताया जाता है कि एथेंस के लोग उनसे नाखुश थे। वो जिस तरह से स्वतंत्र रूप से चिंतन करते थे, विद्यार्थियों को, नव युवाओं को वो शिक्षा देते थे, इसके खिलाफ थे लोग, नापसंद करते थे। तो इसलिए इस कारण उनको वापस लौट आना पड़ा और वो वापस अपने जन्मभूमि पर लौट आए। उनका जन्मभूमि था खलकिस नगर। जब वो वहां लौट आए तो लगभग 322 ईसा पूर्व, मतलब आने के एक साल बाद, ठीक है, 62 ईयर्स के आयु में अपने जन्मभूमि पर उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है। तो यहां तक आपने अरस्तु के कहानी को समझा। बहुत इंटरेस्टिंग है और कुछ चीज को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपके नेट जेआरएफ के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिए। अब यहाँ हम उनके ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अरस्तु ने लगभग 400 से भी अधिक ग्रंथ लिखे, ठीक है। उनका काव्य शास्त्र विषयक प्रसिद्ध ग्रंथ है पेरिपोइस एथिकेस। पेरिपोइस एथिकेस क्या है? पेरिपोइस एथिकेस मतलब काव्य से रिलेटेड जो उनका ग्रंथ है, जिसको अंग्रेजी में ऑन पोएटिक्स भी कहा जाता है, ऑन पोएटिक्स, ठीक है, या फिर पोएटिक्स सिर्फ भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में उन्होंने काव्य सिद्धांत की चर्चा की, जैसे त्राजदी का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, या फिर काव्य प्रयोजन क्या है, काव्य हेतु क्या है, काव्य लक्षण क्या है, इन सभी पर उन्होंने बात किया। ये बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं था। कुछ विद्वानों का तो ऐसा भी मानना है कि ये ग्रंथ जो है उन्होंने, ये पुस्तक जो है उन्होंने अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए नोट्स बनाया था, बाद में ये पाश्चात्य लोगों के हाथों पड़ गया और इसका उन लोगों ने आलोचना किया और इससे कई सारे सिद्धांत जो है वो निकलकर सामने आए।
अब ये जो उन्होंने इस ग्रंथ पे जो 3 सिद्धांत की बात की, ये सिद्धांत बेसिकली है क्या? एक्चुअल में देखा जाए तो ये पुस्तक या फिर ये सिद्धांत उन्होंने शायद इसीलिए लिखा जो उनके गुरु थे प्लेटो। ठीक है, प्लेटो का काव्य को लेकर जो विचार था, ठीक है, प्लेटो ने काव्य को अनुकरण का भी अनुकरण कहा था, तो वो जो विचार था उसका खंडन किया है इस सिद्धांत में। उन्होंने खंडन किया है, लेकिन बहुत ही तार्किक तरीके से, बहुत ही विनम्रता पूर्व। ऐसा नहीं कि नहीं ये गलत है, आपने जो कहा वो गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं। क्योंकि प्लेटो उनके गुरु थे, तो अपने गुरु के जो विचार था, जो सिद्धांत था, ठीक है, उसका उन्होंने बड़े ही विनम्रता पूर्वक और तार्किक तरीके से इसमें खंडन किया है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है, नहीं आपने ये जो कहा ऐसा ना होकर ऐसा हो सकता है। क्योंकि प्लेटो जो है कहीं ना कहीं वो काव्य और कला को ऐसा मानते थे कि ये समाज को हानि पहुंचाता है, ये लोगों के अंदर के हीन भावनाओं को उत्तेजित करता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने काव्य का खंडन ही किया है, कला का खंडन ही किया है। तो यहां पर इस चीज का उन्होंने उत्तर देते हुए इस सिद्धांत को लिखा है, विरेचन का सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों, प्रस्तावना में आप इतना ही लिखेंगे। अब अनुकरण सिद्धांत वाले अगर टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे तब भी आप लोग यही प्रस्तावना लिखेंगे, त्रासदिक सिद्धांत में भी यही लिखेंगे, लास्ट में आप लोग बदल देंगे जैसे हम लोग अभी लिखेंगे। अब आगे अरस्तु के विरेचन सिद्धांत विस्तार पूर्वक निम्नलिखित है। अनुकरण का होगा तो विरेचन को हटाकर अनुकरण डाल दीजिए, तार्किक और त्रासदी का होगा तो त्रासदी डाल दीजिए, बाकी एज इट इज रहेगा। तो चलिए अब विरेचन का सिद्धांत है क्या, इसको समझते हैं। जो विरेचन का सिद्धांत है इसको अंग्रेजी में थ्योरी ऑफ कैथारसिस भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर कैथारसिस का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये जो विरेचन शब्द है इसको समझिए। विरेचन शब्द जो है ये भारतीय चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, ठीक है, और चिकित्सा शास्त्र का शब्द है और इसका अर्थ है दस्त लाना। दस्त लाना मतलब आम भाषा में टॉयलेट को लाना, ठीक है, टॉयलेट मतलब प्रेशर लाना, मल का प्रेशर लाना। और यूनान में इसे कैथारसिस कहा गया है, यूनान के चिकित्सा शास्त्र में इसे कैथारसिस कहा गया है, जिसका अर्थ होता है प्यूरिफिकेशन, मतलब सफाई करना। इस तरह से विरेचन से तात्पर्य है, विरेचन शब्द से तात्पर्य है, ये जो कोटेशन है इसको आप लोग लिख के आइएगा कि रेचक औषधियों द्वारा शरीर के विकारों को, विशेषकर आंत के विकारों को शुद्धि करना, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ एवं विष मुक्त हो, ठीक है। रेचक औषधियों द्वारा मतलब जो दस्त लाने का काम करे उस तरह के औषधियों द्वारा, दवाइयों द्वारा, ठीक है, अपने अमाशय को, अपने पेट को, अपने उदर को साफ करना, ठीक है। मान लीजिए आपको कंस्टिपेशन हो गया तो आप क्या करेंगे, पेट सफा या फिर कुछ सब गोल लेंगे अपने पेट को साफ करने के लिए, ठीक है, उस तरह का दवाई लेंगे और वो दवाई लेकर जो फाइबर युक्त है तो वो दवाई को लेकर आप अपने पेट को साफ करेंगे, अपने उदर को साफ करेंगे। और अगर आपका पेट साफ रहेगा तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। अगर मल मूत्र को समय समय पर त्याग न किया जाए तो आप बीमार पड़ेंगे। अब पेशाब अगर जब आपको लगता है, यूरिन जब लगता है, मूत्र विसर्जन करने की जब आपको इच्छा होती है, अगर आप समय पर नहीं करेंगे तो उसका बहुत सारा हानि होता है, ठीक है। तो वो पेशाब जो है वो आपकी किडनी को असर करेगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो समय समय पर, आवश्यकता पड़ने पर मल मूत्र का त्याग करना आवश्यक है आपके स्वस्थ और स्वस्थ शरीर के लिए, वो शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। अगर आप बीमार पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी आप बीमार पड़ेंगे, ठीक है, अगर आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा। तो ये है विरेचन, मतलब कि साफ करना।
सफाया करना। किस चीज का? अपने शरीर के गंदगी को साफ करना, मल मूत्र को साफ करना। इसीलिए मैंने शुरू में आपको जो वीडियो दिखाया कि प्रेशर आया, टॉयलेट किया और मल मूत्र का त्याग किया। मल मूत्र को त्याग करने के बाद आपको अपना शरीर जो है वो हल्का सा फील होने लगता है, अब बहुत रिलीफ फील करते हैं और आप स्वस्थ भी रहते हैं। अब देखिए इसका काव्य सिद्धांत से क्या रिलेशन है, कविता से, काव्य से, साहित्य से क्या रिलेशन है, तो इसको देखिए। तो यहां पर अरस्तु कहते हैं कि जिस तरह से स्वस्थ शरीर के लिए समय समय पर मल मूत्र का त्याग करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से मन में उत्पन्न विकारों को, हीन भावनाओं का भी त्याग करना आवश्यक है। आपके मन में कई सारे हीन भावनाएं, कई सारे दूषित भाव जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं। लोभ, ईर्ष्या, घृणा, लालच, ये तरह तरह की जो हीन भावनाएं हैं, दूषित भावनाएं हैं, ये हमारे अंदर होती है। ठीक है, तो जिस तरह से मल मूत्र का सफाया किया, उसी तरह से हमें अपने अंदर से ये हीन भावनाओं को, दूषित भावों को भी साफ करना चाहिए। अब ये होगा कैसे? तो अरस्तु इसको साहित्य और कला से जोड़ते हैं कि जब हम लोग किसी दुखांत साहित्य का, काव्य का, नाटक का जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमारे अंदर से ये जो हीन भावनाएं हैं वो कुछ पल के लिए ही सही, वो उसका विरेचन हो जाता है, उसको हम लोग त्याग कर देते हैं और हमारा शरीर जो है वो संतुलित हो जाता है। तो उन्होंने ये जो चिकित्सा शास्त्र का जो विरेचन शब्द था, जो कैथारसिस शब्द था, उसको उन्होंने काव्य, साहित्य और कला से जोड़ दिया। ठीक है, तो वैसे ये विरेचन शब्द का प्रयोग पहले से होता आया है, खास करके चिकित्सा शास्त्र में, लेकिन सर्वप्रथम बार इसको साहित्य सिद्धांत से, कला से, काव्य से जोड़ने का श्रेय जो है वो अरस्तु को जाता है। अब पैराग्राफ चेंज करके आप आगे लिखिए। जो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, बीच बीच में उनका नाम आते रहेगा क्योंकि अरस्तु का सब सिद्धांत जो है प्लेटो के विचार का तार्किक खंडन ही इसमें मिलता है हमें। ठीक है, तो अरस्तु के जो गुरु थे प्लेटो, उन्होंने काव्य और कला पर यह आक्षेप लगाया था कि हमारी दूषित वासनाएं एवं मनोवृत्तियों को उत्तेजित करता है। कोई नाटक, कोई काव्य, कोई साहित्य जो है वो हमारे अंदर जो दूषित भावनाएं हैं, वासनाएं हैं, मनोवृत्तियां हैं, ठीक है, उनको उत्तेजित करता है। मतलब जैसे हम भी कहते हैं ना कि देखिए कि कोई, अगर आप एक क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं मान लीजिए, तो क्राइम पेट्रोल देखते हुए दरअसल हमें यह सीखना चाहिए कि क्राइम करने से लास्ट में उसको सजा मिलती है, उसका अंत जो है बुरा होता है जो क्राइम कर रहा है। लेकिन ये ना सीखकर लोग क्या सीख जाते हैं? क्राइम करना सीख जाते हैं। तो ऐसा सोच प्लेटो का था। तो प्लेटो मानते हैं कि दरअसल ये जो काव्य है, ये जो नाटक है, ये जो साहित्य है, वो हमारे अंदर की जो मनोवृत्तियां हैं, जो वासनाएं हैं, दूषित भाव है, उसको उत्तेजित करने का काम करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, उसको जागृत करने का काम करता है। जबकि प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने इसका उत्तर देते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिस तरह से हमारे अंदर में जो उचित भावनाएं हैं, जैसे हम में प्रेम है, करुणा है, दया है, तो ये जो सारी भावनाएं हैं, शौर्य है, वीरता है, ये जो सारी अच्छे भावनाएं हैं, भाव है, गुण है, उसी तरह मनुष्य के अंदर में हीन भावनाएं भी हो सकती है और होती है। घृणा, करुणा, क्रोध, छल, कपट, लालच, वासनाएं, ये सब भी मनुष्य के अंदर ही होती है और ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है।
ये कोई गलत नहीं है, ये कोई नेचुरल चीज है, वो होती है मनुष्य के अंदर। इस विषय में प्लेटो ने कहा था कि मनुष्य को इस तरह की भावनाओं को दबा कर रखना चाहिए, अपने अंदर दबा कर रखना चाहिए। तो अरस्तु जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है, ये भावनाएं हमारे अंदर होती है, ठीक है, इसको दबा कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसका विरेचन कर देना चाहिए, इसका त्याग कर देना चाहिए। ये जो हमारे अंदर जो हीन भावनाएं है, दूषित भावनाएं है, जो ये विकार है मन के अंदर, दूषित विकार है, इसका क्या करना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। जिस तरह से हम मल मूत्र का त्याग कर देते हैं, इसी तरह इस तरह के भावनाओं का, विचारों का हमें त्याग कर देना चाहिए। तो यहां अरस्तु फिर कहते हैं कि जिस तरह से मल मूत्र का त्याग करने के बाद हमारा पेट उधर साफ हो जाता है, ठीक उसी तरह अगर हम अपने अंदर से इस तरह की हीन भावनाओं को त्याग कर दे तो हम भी एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे, ठीक है, हमारे अंदर भी अच्छी भावनाएं आ जाएंगी। और इसका त्याग कैसे होगा, इसका विरेचन कैसे होगा? तो इस विषय में अरस्तु कहते हैं कि नाटक, काव्य, साहित्य पढ़ने के बाद हमारे अंदर से इस तरह के दूषित भावनाएं जो है, ठीक है, इसका त्याग होता है। कुछ पल के लिए ही सही हम उसका त्याग कर देते हैं। यहां पर एक कोटेशन में आप लिखिए, ये अरस्तु का है, आसान भाषा में है। करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन हो जाता है, ठीक है, इसका सफाया हो जाता है। अतः हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि अरस्तु जो है वो कलाओं का लक्ष्य जो है मनोविकारों का विरेचन मानते हैं। ये जो कलाएं हैं, साहित्य जगत, नाटक, जो साहित्य जो भी है, ये क्या करता है? हमारे मन के विकारों का विरेचन कर देता है, इसका सफाया कर देता है। आगे फिर आप पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखिए, अरस्तु का यह भी मानना था कि अगर ये जो हीन भावनाएं हैं, दूषित भावनाएं जो है, वो हमारे अंदर अगर देर तक रहे, जैसे लोभ, घृणा, लालच, छल, कपट, ठीक है, ये करुणा अगर हमारे अंदर देर तक रहे तो ये कहीं ना कहीं हमें आंतरिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से रोगी बना देगी। अगर आप ज्यादा दुखी रहने लग जाएंगे, ज्यादा सोचने लग जाएंगे, ज्यादा क्रोध करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ेंगे, आप रोगी होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो यही अरस्तु कह रहे हैं कि अगर ये हीन भावनाएं हमारे अंदर ज्यादा देर तक रहे तो हम रोगी होंगे। जिस तरह से मल मूत्र को अगर हम त्याग न करके उसको रोक कर रखे तब भी हम बीमार पड़ेंगे, और इस तरह की हीन भावनाओं को भी अगर हम अपने अंदर ज्यादा समय तक रखेंगे तो भी हम मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार पड़ेंगे, रोगी हो जाएंगे। तो यहां पर ये जो काव्य है, नाटक है, साहित्य है, ये मरहम का काम करता है। एक दुखांत नाटक का पाठ करने के बाद, काव्य को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, वो जो पात्र है उसके अंदर से क्या होता है? इस तरह के भावनाओं का विरेचन हो जाता है, वो इस तरह के भावनाओं को त्याग कर देता है। अब यहां आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि सर आप बार बार बता रहे हैं कि त्याग कर देता है, त्याग कर देता है, कोई कविता, नाटक, दुख वाला नाटक पढ़ने के बाद हम कैसे मन के अंदर के भावनाओं को, वो दूषित भावनाओं को त्याग कर देंगे? तो आपको मैं बताता हूं। देखिए, जब भी आप कोई मूवीज देखते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, कोई नाटक देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं उस नाटक में जो पात्र है, खास करके सकारात्मक पात्र, उसके साथ कहीं ना कहीं आप खुद को जोड़ते हैं। आप एक मूवी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस मूवी के एक्टर में खुद को देखते हैं, खुद को इमेजिन करने लगते हैं, कल्पना करने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आप उस मूवी का जो विलन है, जो बहुत गलत काम कर रहा है, उसमें खुद को इमेजिन कर रहे हैं, ये मैं हूं, ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे पात्रों में, ठीक है, उसमें खुद को क्या करते हैं? इमेजिन करने लगते हैं, परिकल्पना करने लगते हैं। तो सोचिए
जब आप अपने अच्छे पात्रों में खुद को परिकल्पना कर रहे हैं तो आपके अंदर अच्छाई आएगी कि नहीं? आप अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि मैं एक्टर हूं, मुझे अच्छा करना है, लोगों का मदद करना है, उसको उस मुसीबत से बचाना है। तो आप अपने अंदर अच्छा चीज सोचेंगे। तो जब आप अच्छा चीज सोचेंगे तो जो बुरी भावनाएं हैं, जो दूषित भावनाएं हैं, वो आपके अंदर से उसका त्याग हो जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो ये मूवी का उदाहरण देकर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब आप कोई मूवी देखेंगे, कोई काव्य पढ़ेंगे तो वो दुख वाला, तो आप उसमें उस एक्टर में खुद को इमेजिन करने लगेंगे। और जब आप उसमें खुद को इमेजिन करेंगे तो कुछ पल के लिए आपके अंदर से जो बुराई है, जो दूषित भावनाएं, वासनाएं हैं, वो सब त्याग हो जाएगा, उसका आप विरेचन कर देंगे, उसका सफाया हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत में आप इतना लिख दीजिए, काफी है, मोर देन इनफ है। लास्ट में हम लोग कंक्लूजन देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आपको ये टॉपिक कठिन नहीं लगा होगा, अब तो आसान लगा होगा आपको। लास्ट में कंक्लूजन में लिखिए, आगे चलकर अरस्तु के जो परवर्ती आचार्य हुए, विद्वान हुए, परवर्ती मतलब बाद वाले, उन्होंने इनके विरेचन के सिद्धांत पर कई सारे आलोचनाएं की, कई सारे मतभेद हमें देखने को मिलते हैं, विभिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया। विभिन्न अर्थों में तीन अर्थ बहुत प्रचलित है। एक है अर्थ परक अर्थ, एक नीति परक अर्थ, दूसरा कला परक अर्थ। मतलब इसको उन्होंने धर्म शास्त्र से भी जोड़कर देखा, धर्म से जोड़कर देखा, नीति से जोड़कर देखा और साहित्य जगत से जोड़कर देखा। ठीक है। और कला परक जो अर्थ है उस पर बहुत ज्यादा वाद विवाद है, मतभेद है। कुछ विद्वानों ने इनके विरेचन सिद्धांत का समर्थन किया, इसको स्वीकारा, वही कुछ विद्वानों ने इसका खंडन किया, इसको अस्वीकार किया। और अस्वीकार करते हुए वो कहते हैं कि यह एक अपूर्ण और सीमित सिद्धांत है, मतलब इनकम्प्लीट और लिमिटेड सिद्धांत है, जो केवल दुखांत रचनाओं पर ही लागू होता है। और ये लिमिटेड इसलिए है क्योंकि ये दुख वाले काव्य या फिर नाटक पर ही लागू होता है, जबकि नाटक और काव्य तो केवल दुख वाला नहीं होता है, प्रेम से रिलेटेड होता है, खुशी वाला होता है, हास्य होता है, तमाम तरह की नाटक काव्य रचनाएं होती है। तो ये दुखांत वाले से सिर्फ रिलेट कर पाता है, जबकि काव्य एवं कलाओं द्वारा हमारी सभी प्रकार की भावनाओं की उद्दीप्ति और अभिव्यक्ति होती है। तो इन्होंने केवल इन भावनाओं पर ही बात किया है। और अगर हम भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें तो अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है उसको हम लोग भारतीय जो आचार्य है अभिनव गुप्त, उनके साधारणीकरण से जोड़कर देख सकते हैं, लगभग दोनों एक ही है। तो कंक्लूजन में आप लोग इतना लिख दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये विषय आपको समझ में आया होगा। किसी अन्य वीडियो पर हम लोग उनके अनुकरण सिद्धांत पर, त्रासदी का सिद्धांत पर भी चर्चा करेंगे, प्लेटो पर भी बात करेंगे, लॉन्जाइनस, इलियट, सब पर बात करेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़कर रहिए। लास्ट में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देंगे तो अगली बार मैं कोई भी रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लाइक में कमी मत दिखाइए। और कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव हो, अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो मुझे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि उनकी भी सहायता हो जाए। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।